लोमड़ी के सिर वाले आदमी ने जब अशिका की बात सुनी तो उसे शक की नजर से देखते हुए बोला, तुमने उस आदमी को कहां पर देखा था? अशिका ने उस आदमी को घूर कर देखा और कहा, मैं तुम्हें ये बात क्यों बताऊं? जब मैंने तुमसे अच्छे बीज मांगे तब तो तुमसे दिया ना गया। आदमी चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए बोला, यहां पर कोई भी तुमको उस तरह का बीज नहीं दे सकता है। तुम पूरे बाजार में घूम आओ लेकिन तुमको मेरे यहां जितना अच्छा बीज नहीं मिलेगा। अशिका उस आदमी की बात सुनते हुए बोली, तो फिर वो जो मुझे मिला था वो इतने अच्छे बीज कैसे दे रहा था? यहां पर पहली बार खरीदारी करने के लिए आई हूं। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग दुकान खोलकर लूटते हो तो मैं उस आदमी से ही बीज लेती। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं अगर बाजार में उसे ढूंढूंगी तो कहीं ना कहीं पा ही जाऊंगी। इतना कहकर अशिका तेजी से वहां से चल दी। लोमड़ी के सिर वाले आदमी ने तुरंत अपने एक नौकर को बुलाया और अशिका का पीछा करने के लिए उसके पीछे भेज दिया। अशिका जानती थी कि वो किसी ना किसी को उसके पीछे भेजेगा, इसलिए उसने अपनी चाल तेज कर दी और तेजी से चलते हुए गली में घुस गई। अशिका एक के बाद एक गली मुड़ती जा रही थी और उसने नौकर को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। नौकर चारों तरफ घूम लिया, लेकिन जब उसे अशिका कहीं नहीं मिली तो वो अपने पैर पटकते हुए वापस लौट गया। कुछ देर बाद अशिका अगली दुकान पर गई और वहां भी उसने ऐसी ही बातें की। ऐसे ही वो कुछ और दुकानों पर पहुंच गई और वहां पर बीज के बारे में बात करके पूरे बाजार में अफवाह का माहौल गर्म कर दिया। जब बाजार के अधिकारी के कान में ये बात पहुंची तो वो हड़बड़ा गया और उसने तुरंत ही अपने सीनियर अधिकारी तक ये बात पहुंचा दी कि इस बाजार में कोई एक आदमी है जो अच्छे क्वालिटी वाले बीज सस्ते में बेच रहा है। जैसे ही अधिकारी ने ये बात सुनी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो अपने ही जूनियर्स को धक्का देते हुए बोला, नालायक हो तुम लोग, इतने कमजोर हो चुके हो कि एक आदमी को भी नहीं पकड़ पाए। अगर सरदार को पता लगा कि बीज चोरी हो गए हैं तो वो तुम लोगों की खाल छिलवा देंगे। अब कैसे भी करके जाओ और उस बीज वाले को जहां चाहे से ढूंढ कर लेकर आओ। तभी एक दूसरा अधिकारी बोला, लेकिन हमें इसके बारे में ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है कि नहीं देनी है? बाजार नियंत्रक अधिकारी ने अपने माथे पर हाथ फेरा और कुछ सोचते हुए बोला, ना चाहते हुए भी सूचना राजा तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें देर सवेर पता चलना ही है और तब वो हम लोगों की गर्दन काट देंगे। अभी हो सकता है कि कुछ दंड देकर ही छोड़ दें, इसलिए हमें उन्हें सूचना तो देनी होगी, लेकिन उस बीज वाले को भी पकड़ना ही होगा। अशिका तब तक अपना काम निपटाकर वहां से जा चुकी थी और महल के पास में जहां पर मानव ने पहले ही मिलने के लिए निश्चित कर रखा था, उस जगह पर जाकर मिल गई। मानव महल के दरवाजे को बहुत गौर से देख रहा था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उधर कोई नहीं आया तो मानव थोड़ा हताश होने लगा और अपनी जगह पर बैठ गया। अशिका ने मानव को हताश होते हुए देखा तो बोली, इस तरह हिम्मत नहीं हारते, जरूर हम अपने प्लान में कामयाब होंगे। सचान मानव के कंधे पर चोट करते हुए इधर उधर फुदकने लगा। मानव ने जब सचान की बात सुनी तो फिर से रास्ते की तरफ देखने लगा। दूर से उठती आ रही धूल को देखकर मानव को लग गया कि कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। मानव ने तुरंत अशिका को पेड़ों के पीछे छिपने का इशारा किया और रास्ते की तरफ ध्यान से देखने लगा। मानव ने देखा तो खाद्य नियंत्रक अधिकारी उसके 2-3 सहायकों के साथ और कुछ सिपाही तेजी से महल की तरफ भागते हुए चले आ रहे थे। पसीने की वजह से अधिकारी के पूरे कपड़े भीग चुके थे। मानव ने जब अधिकारी को बहुत ज्यादा टेंशन में देखा तो वो समझ गया कि वो राजा के पास उस बीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने आए हैं। जैसे ही अधिकारी महल के अंदर गया, महल का दरवाजा बंद हो गया। मानव इस जगह पर बैठकर धीरे धीरे पल गिनता रहा, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी ना अधिकारी बाहर आया, ना ही नरसिंह। अब मानव को और चिंता होने लगी। तभी बौना मानव के पास आते हुए बोला, मानव कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीज उन लोगों ने उस महल के अंदर ही रखा हुआ हो? मानव ने बौने की बात सुनी तो चौंकते हुए बोला, हाँ, इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। इतना बड़ा महल है, इनको उस बीज को रखने के लिए कोई बहुत बड़ी जमीन थोड़ी चाहिए। किसी भी एक कमरे में काम भर के बीज आ सकते हैं और इतना कीमती सामान वो कहीं बाहर नहीं रख पाएंगे या छोड़ पाएंगे। जरूर वो बीज इनके महल में होना चाहिए। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, मैंने अब तक इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इससे पहले कि मानव कुछ बोलता, सचान मानव के कहने से पहले ही वहां से हटकर महल की तरफ जा चुका था। मानव ने उससे टेलीपैथी से कांटेक्ट बना लिया और जैसे ही सचान महल के अंदर गया, मानव उसके दिमाग को पढ़ने लगा। सचान
तेजी से होते हुए महल के अंदर जा रहा था और उस खाद्य नियंत्रण अधिकारी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक सामने एक कमरे में सचान को वो अधिकारी दिखाई पड़ गया। सचान तुरंत ही उस कमरे की तरफ बढ़ गया और खिड़की पर जाकर बैठ गया। सचान ने नरसिंह और उस अधिकारी की सारी बातें सुनी और मानव को समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और उसका पूरा दाव उल्टा पड़ चुका है। मानव ने आशिका की तरफ देखा, फिर कहा, हमारा काम खराब हो चुका है। वो बीज कहीं बाहर नहीं बल्कि अंदर ही हैं, और जैसे ही वो लोग बीज को चेक करने जाएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि बाहर जो भी बातें फैली हुई थी वो महज अफवाह थी। आशिका मानव को समझाते हुए बोली, ठीक है तुम्हारा प्लान फेल हो गया, लेकिन कम से कम हमें अभी ये तो पता चल गया कि वो बीज महल के अंदर ही हैं। अब हमें उन्हें वहां से निकालना है। मानव ने आशिका की बात सुनी तो विश्वजीत और वृकोदर को वापस अपने पास बुला लिया। सभी लोग अफसोस के साथ वापस उसी जगह की ओर चल दिए जहां पर वो लोग पिछली रात में रुके हुए थे। मानव अब तक काफी हताश हो चुका था। उसे अपने फेल होने की ज्यादा चिंता नहीं थी, उसे ज्यादा दुख था कि उसने नरसिंह को कम आंका और बिना सबकी राय जाने जल्दबाजी में फैसला लिया। हालांकि कहीं ना कहीं उसे आशिका की बात भी सही लग रही थी कि उसकी इसी चाल की वजह से मानव को उस बीज का पता मिल चुका है। मानव अपने साथियों की तरफ देखते हुए बोला, हमारे ये प्लान तो फेल हो गया है, लेकिन हम जल्द ही कामयाब होंगे। अब हमें उस जगह का पता भी मिल चुका है। आशिका ने मानव के कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देते हुए बोली, हम जल्दी ही कामयाब होंगे, हमारे पास जल्दी ही बीज होगा। मानव ने आशिका की तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिला दिया और कहा, हमें कैसे भी करके महल के अंदर दाखिल होना होगा। सभी ने मानव की बात सुनी तो चौंक गए। बौना मानव की तरफ देखकर उसे घुड़कते हुए बोला, तुम बौरा गए हो क्या? तुम हमें उस बीज के चक्कर में मौत के मुंह में लेकर जाना चाहते हो? मानव ने शांत भाव से उस बौने की तरफ देखा और कहा, नहीं, तुम में से कोई नहीं मरेगा, बस तुम सबको वो करना होगा जो करने में तुम उस्ताद हो। तुम बाहर से महल के अंदर सुरंग खोदोगे, आशिका और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। वृकोदर महल के ऊपर रहेगा, लोगों का ध्यान भटकाएगा, और सचान तुम लोगों को आगे का रास्ता बताएगा। इस बार मानव ने सभी पहलुओं पर सभी लोगों की राय ले ली थी और सबसे इस बारे में बात कर ली थी। सभी रात में हमले के लिए तैयार हो गए। शाम ढल चुकी थी। मानव इस बार अपने ठहरने की जगह को बदलना चाहता था, लेकिन विश्वजीत के कहने पर सभी लोग वहीं पर टिके रह गए। मानव जब सोने के लिए लेटा तो उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। उसे पिछले दिन से विश्वजीत की हरकतें भी संदिग्ध लग रही थी। विश्वजीत मानव के बारे में, विराट नगर के बारे में और इन 7 पहाड़ी वाली गुफा के बारे में जितना कुछ जानता था, उसे थोड़ा थोड़ा विश्वजीत के ऊपर शक हो रहा था कि कहीं विश्वजीत के ऊपर दैत्य ने अपना कंट्रोल ना कर रखा हो और वो कैसे भी करके मानव को उस गुफा में लेकर जाना चाहता हो। अब तक मानव को विश्वजीत से और इस जगह के बारे में आसपास से जो इंफॉर्मेशन मिली थी, उन सब से मानव को यह बात समझ में आ चुकी थी कि इस गुफा में कुछ भी सेफ नहीं है। मानव अपने सिर के नीचे हाथ रखकर वहीं पर लेट गया और विरोचन की दी हुई सारी फाइल्स को देखने लगा। उसने राक्षसों और 6 मार्ग से आने वाले सभी डिटेल्स को धीरे धीरे देखने की कोशिश की तो उसे समझ में आ गया कि दैत्यों या राक्षसों का जो अंतिम युद्ध होगा वो उनके आने वाले मार्गों पर ही होगा जिससे वो आ रहे हैं। विरोचन की दी गई जानकारी के अनुसार सभी मार्ग पहाड़ियों पर ही खुलेंगे और इस जगह पर ही सबसे निर्णायक और भयानक युद्ध होगा। विश्वजीत ने भी मानव को उस होटल में बैठकर समझाते हुए कहा था कि बड़ी शांति के लिए बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता है। अब धीरे धीरे मानव के सामने सारी बातें खुलकर आ रही थी। उसे इस बात का शक भी हो रहा था कि विश्वजीत उसके साथ धोखा न कर रहा हो। साथ ही उसे अपने दिल पर ज्यादा भरोसा था कि अगर विश्वजीत उसे धोखा दे रहा होता तो उसे मंदिर और गुफा के बारे में नकारात्मक बातें न बताता। वो वहां पर बिखरी हुई हड्डियों के बारे में मानव से जिक्र नहीं करता। मानव बहुत ही कंफ्यूजन में था। सोचते सोचते ही मानव की आंख लग गई और वो कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद मानव की आंख खुली तो उसने सबको वापस उठाया और कहा, अब आधी रात हो चुकी है, हमें यहां से महल की तरफ चलना चाहिए। फिर वो बौने की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें एक सुरंग खोदने में कितना समय लगेगा? बौना आसमान की तरफ देखकर बोला, रोशनी अच्छी है इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 पहर लगेगा। मानव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ठीक है, तो 1 पहर में हम वो सुरंग खोदेंगे और दूसरे पहर में
हम वहां से बाहर निकल आएंगे। तभी बौना बोला, अगर तुम लोगों ने बारूद वाले बम ले लिए होते तो हम लोगों को धमाका करने में आसानी रहती। अशिका ने बौने की बात सुनी तो उसे डपटते हुए बोली, हम यहां पर महल को ध्वस्त करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने लिए कुछ बीज लेने आए हैं। आशिका फिर मानव की तरफ देखते हुए बोली, मानवेंद्र, हम सिर्फ उतने ही बीज लेंगे जितने से हमारा काम चल जाए। फिर कुछ सोचते हुए आगे बोली, लेकिन हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं कि उनके इतने जरूरी बीज को चुरा रहे हैं? मानव आशिका को समझाते हुए बोला, उसके बदले में हम उन्हें उससे भी जरूरी चीज दे रहे हैं। आशिका ने मानव की तरफ आश्चर्य से देखा और बोली, हम उन्हें उससे भी जरूरी कौन सी चीज दे रहे हैं? मानव ने आशिका के झोले की तरफ इशारा किया और बोला, हम उन्हें अश्वदल की ये ऊर्जा बढ़ाने वाली जड़ी बूटी दे रहे हैं। बौने ने मानव की तरफ देखा, फिर बोला, और अगर हम लोग वहां पर पकड़े गए तो? मानव बौने की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, आशिका को तो वैसे भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि ये अश्वदल से है। विश्वजीत अगर पकड़े गए तो उन्हें बैठे बिठाए खाना मिलेगा, या फिर उनके पास बहाना रहेगा कि खाने के लालच में उन्होंने हमारा साथ दिया। और तुम अगर पकड़े गए तो तुमको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम तो पहले से ही जेल में थे। फिर से जेल में चले जाओगे, फिर वही काम करोगे। असली समस्या तो मेरी है, मैं क्या करूंगा? तीनों ने एक साथ मानव की तरफ मुंह किया और एक साथ में बोले, गद्दार। तभी बौना बोला, मैं अपनी सारी समस्या एक साथ हल कर सकता हूं। मानव ने बौने की बात सुनी तो चौंकते हुए बोला, तुम ये कैसे कर सकते हो? तभी बौने ने धीरे से अपना सिर झुकाया और ऊंची आवाज में गरजते हुए बोला, मैं तुम लोगों को नरसिंह को सौंप सकता हूं। इतना कहकर वो जोर से हंसा और उसके हंसते ही चारों तरफ से कई सारे सैनिकों ने उन लोगों को घेर लिया। तभी मानव ने गुस्से से बौने की तरफ देखा तो उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। मानव ने बौने को रूप बदलते देखा तो चौंक गया। क्या बौना दे रहा है मानव को धोखा? कैसे निकल पाएगा मानव इस जाल से? क्या मानव अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा या लौटना पड़ेगा उसे खाली हाथ? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट FM।